ठीक है ना। नेक्स्ट अपन आप देख रहे हैं इसके अंदर भू राजस्व प्रणाली में सुधार। भू, इससे पहले क्या देखा, भूमि, अब क्या देख रहे हैं, भू राजस्व। भूमि इज लैंड रिफॉर्म्स और भू राजस्व इज लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। ठीक है, तो भूमि में तो क्या किया था, जितनी भी भूमि ज्यादा थी वो सारी वापस ले ली। अब भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, मुद्रा की बात आएगी, पहले लैंड की बात थी और मुद्रा की बात है यहाँ। आओ, है ना। बस ये बेसिक वर्ड से आप समझने लग जाओगे ना, तो आप अपने आप आंसर लिखोगे। और बेसिक वर्ड नहीं लिखोगे तो क्या है, उधर तो लिख रहे हो भू सुधार और इधर लिखोगे वो किसने पैमाइश दीवाने, मतलब उसका अपना करिए पैमाइश करिए, पैमाइश मतलब मेजरमेंट के हिसाब से। अरे तुमने ऊपर तो लिख दिया भूमि सुधार और नीचे लिख रहे हो कि नाप के उसने भू राजस्व लिया, गलत हो गया ना। तो भू राजस्व हेडिंग डालनी थी, या भूमि हेडिंग डाली है तो वो उसमें खालसा भूमि की चर्चा करो, इनाम और वकफ महसूल की चर्चा करो। और भू राजस्व की बात कर रहे हो तो फिर वो आएंगे मेजरमेंट, सारे पैमाइश लागू करने वाले मेजरमेंट। ठीक है, तो भू राजस्व लैंड रेवेन्यू में सुधार। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। तुर्की मतलब दिल्ली सल्तनत, तुर्की एम्पायर। मुगल इंडिया की बात करते तो मुगल साम्राज्य लिखा रहता है। तो तुर्की सुल्तानों जिसने राजस्व लगान सुधारों में गहरी रुचि ली, राजस्व या लगान सुधारों में। पहला ही क्यों, क्योंकि इससे पहले तो स्टेबिलिटी नहीं थी। पहले स्टेबल मिला, इसको विरासत में मिला दीवाने अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो मिलिट्री की चिंता नहीं है मेरे को, मिलिट्री मेरे पास है, मेरे को तो उस मिलिट्री को स्टेबल करना है। तो वो स्टेबल कैसे होगी, उसको वफादार बनाना है। वो होगी कैसे, उसको मैं नकद वेतन दूँ, स्टैंडर्ड्स लागू करूँ मिलिट्री के अंदर, स्टैंडिंग आर्मी वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने वीडियो के अंदर। डिसिप्लिन में रखूँ उसको, रोज़ उसकी परेड होए, चाहे रेड हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन रोज़ समय पे उठे, रोज़ परेड होए, रोज़ कसरत करें, है कि नहीं है। तो वो स्टैंडिंग आर्मी थी वो, कि मतलब कमांड के लिए बिल्कुल तैयार। जैसे आज अपने स्टैंडिंग आर्मी है, जैसे कुछ भी हो जाए तो ऐसा थोड़ी है कि घर घर से बुला के लेकर आ रहे, नो, बिल्कुल छावनी के अंदर तैयार है। वो उसको बोलते हैं पर स्टैंडिंग आर्मी, है ना। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये नहीं रहता वो दिन भर पाँव पे खड़े रहते हैं, वो खड़े हुए किस लिए, वो मतलब तैयार है बिल्कुल। बस वो तो कमांड का इंतजार कर रहे हैं कि कब जैसे कमान आए और कब हमको मूव करना है किधर भी, वो होती है स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, तो स्टैंडिंग आर्मी रखने के लिए पैसे आएंगे ऐसे भूमि सुधारों से, भू राजस्व सुधारों से। उसने राजस्व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था, जैसे पहले अपन ने देखा। अब इसमें हुआ क्या क्या, तो माइक्रो के रूप में अपन को, जैसे हमेशा मैंने बोला कि माइक्रो वर्ड याद रखो अगर आपको जीतना है कोई भी जंग। सबसे पहले ये पैमाइश, पैमाइश का मतलब क्या है, मेजरमेंट, है ना। इसमें लिख लो मेजरमेंट या नापना। नाप जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे 1 मीटर 2 मीटर, आज अपन ने बोलने लगे 1 एयर 2 एयर, फिर वही बिस्वा आ गया, फिर आगे वही जाके अपन जैसे आज बोलते हैं जैसे खसरे आगे, वो अपन जैसे बोलते हैं कि बीघा में आ गया, हेक्टेयर आ गया, तो वो सब नाप है। ठीक है, तो पैमाइश कि पहले तो नापो ये ज़मीन तुम्हारे पास कितनी है, कितना कर देना है, तो पहले ज़मीन का तो पता लगेगा ना, ज़मीन कितनी है। ऐसे थोड़ी कि बगैर देखिए आपने कर दिया तो प्रैक्टिकल नहीं होएगा। ठीक है, तो पहले तो नापो ज़मीन कितनी है। तो ज़मीन जिस हिसाब मेरे को समझ में आ गई कि जैसे हाँ भाई मेरे पास 10 बिस्वा ज़मीन है, आ गई, पहले तो नप गई मेरी। अब नपने के बाद मेरे को कर कितना देना है सर ये तो बताओ, तो टैक्स रेट की बात करेंगे अपन, समझ लो ना। तो फिर दूसरा माइक्रो बिंदु आएगा दर, है ना, कि दर की रेट क्या होगी। ठीक है, अब ठीक है साहब रेट भी आ गई, ठीक है तुमको है ना प्रति बिस्वा 50% टैक्स देना है। अब सर ये तो बता दो वो देना कैसे है, क्या मैं कैश में दूँ या काइंड में दूँ। कैश तो मतलब नकद, या काइंड मतलब जैसे अनाज ले जाओ, है कि नहीं है, किसी भी रूप में ले जाओ, वो गाय दुधारू पशु में दे दो, कुछ ही दे दो, लेकिन अनाज के रूप में, वो काइंड होता है रूप। ठीक है, और तीसरा फिर जो भी आ रहा है पैसा आ रहा है वो जमा कहाँ होएगा, स्टेट के अंदर। ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं बीच में वो अमीर जैसे बीच में खाने लगे, खुद मुकदम खा जाएंगे। तो एक अलग से एक विभाग की स्थापना करो जो कि इस चीज़ पे ध्यान रखे कि किसके पास कितनी भूमि है, किस रूप, जिस रूप में अपन ने बोला उस रूप में वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस दर के अकॉर्डिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसी रूप में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो विभाग आ गया, दीवाने विभाग की स्थापना करें। तो वही साइंटिफिक तरीके से आप वापस सोचो, पहले तो ज़मीन कितनी है ये पता लगाया जाएगा, पैमाइश होएगी। दूसरा फिर वो दर निर्धारित होगी, किस दर पे आपको टैक्स देना है। तीसरा वो रूप निर्धारित होगा, किस काइंड में आपको देना है। और तीसरा वो डिपार्टमेंट जो इस पूरे सिस्टम का ध्यान, ये सब मिला के क्या हो गया, अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू सुधार, खत्म, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दीवाने अर्ज, वो बलबन का था, अर्ज अर्जी बोलते हैं अपन, अर्जी, तो वो दीवाने अर्ज। भाई सेना के अंदर अपन ने अर्जी लगाई कि मेरे को ले लो सैनिक के रूप में, ऐसे, और वो बल से लगाई। बल मतलब कि रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए मेरी एप्लीकेशन, तो बल से क्या हो जाएगा, बलबन। ये क्लू मैंने वीडियो में बताया हुआ है ना, क्वेश्चन आता है दीवाने अर्ज,
ये दीवान मुस्तखराज है, ठीक है। तो ऐसे क्या क्लू से थोड़ा फिट कर दिया करो, तो वो चीज़ें क्या वो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट याद रहेंगे ना, मतलब काम के जो फैक्ट्स वो याद रहे तो कॉन्फिडेंस बनता है, और कॉन्फिडेंस ये जो है फिर उससे आगे पढ़ने का मतलब मन करता है। आओ तो सबसे पहले अपन देखते हैं पैमाइश, मेजरमेंट, नाप। अलाउद्दीन ने जाब्ता या जाविता भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया, है ना। देखो ये जाब्ता या जाविता भूमि क्या होती है, जाविता भूमि की पैमाइश, ये जाब्ता जाविता भूमि वो होती है जो कि आपके पास एस्टिमेटेड है, मतलब आपको पता है कि इतनी लैंड मेरे पास है ना। अगर आपको पता ही नहीं हो कितनी भूमि है तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो जाब्ता जावित भूमि का मतलब आपको मेजर करी हुई लैंड है वो पूरी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपन जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो जैसे मेन जैसे आता है कि 1757 के अंदर प्लासी लड़ी गई, 1764 के अंदर बक्सर लड़ी गई, प्लासी से आया केवल बंगाल, और बक्सर से आ गया पूरा नॉर्दर्न इंडिया ब्रिटिशर्स के पास आ गया। अब नॉर्दर्न इंडिया का मतलब है जो आज जो अपना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल बोलते हैं, सारा उनके कंट्रोल में था, हिमालय से लेकर नर्मदा नदी के बीच का हिस्सा आ गया ना, मतलब बक्सर से 1764। अब आ गया तो अब उनको चिंता हुई, यार हमें पता नहीं सर हमारे पास लैंड कितना है, जाविद भूमि जो आ रहा है ना, ये जाब्ता जाविद भूमि है कितनी, ये तो पता लगाओ, पहले पता होना चाहिए ना। तो अब यहीं पे होती है, अब आगे ना पूरे पहले तो अपन ने कब्जा कर लिया। अब 1767 के अंदर 3 साल बाद ही इसको अपन बोलते हैं ग्रेट ट्रायंगुलर सर्वे, ग्रेट ट्रायंगुलर सर्वे, ठीक है, जो अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तब ये इसकी स्थापना होती है 1767 के अंदर, ग्रेट ट्रायंगुलर सर्वे। मतलब नॉर्दर्न इंडिया को पहले नापा गया कि कितनी भूमि अपने पास आ गई, क्योंकि अंग्रेजों को ये तो पता था कि ठीक है पंजाब ले लिया, राजपूताना आ गया, अवध जैसे अपने पास पूरा आएगा, उस समय अवध था पूरा यूपी, लेकिन अब इसमें लैंड कितना है ये हमको भी नहीं पता। अभी तो ये पता था बस कि अवध की भूमि इतनी है, लेकिन वो मेजर तो करो उसकी है कितनी है, हेक्टेयर बिस्वा में कितनी है निकल के आएगी, तो ये आता है ग्रेट ट्रायंगुलर सर्वे। तो ये यहीं से ये चीज़ निकल के आ रही है, जाब्ता है जाविता भूमि। पहले लैंड कितना उसको काउंट करो, मेजर करो उसको, और फिर अपन उसके टाइटल्स देखेंगे, इतना अच्छा ये भूमि इसके पास है, ये भूमि स्टेट के पास है, इस भूमि का कोई मालिक नहीं है तो वो स्टेट में ले लो, जैसे आज अपन बोलते हैं जैसे सवाई चक, ओचर भूमि सवाई चक होते हैं ऐसे, ठीक है। आओ तो पैमाइश, अलाउद्दीन खिलजी ने जाब्ता जाविता भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया, ठीक है। ये पहला शासक था, ये क्वेश्चन आता है, ये लैंड मेजरमेंट, लैंड रेवेन्यू को मेजरमेंट के हिसाब से लेने वाला पहला शासक कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वह सबसे प्रथम और कठिन अधिनियम था, सबसे पहला और सबसे कठिन, ठीक है ना। कठिन क्यों, क्योंकि नापना इतना आसान नहीं था। नापने का मतलब होता है एक साइंटिफिक तरीके से आप काम कर रहे हो, और मनमानी करने तो जाके एक ऊंचे स्थान पर जाके खड़े हो जाओ, अच्छा ये इतनी भूमि है, ये इतनी है, वो तो बहुत आसान है, ठीक है। अलाउद्दीन ने बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई के रूप में निर्धारित किया। बिस्वा आज भी चलता है ये अपने बिस्वा, ठीक है। तो नापना है तो कोई यूनिट तो होगा ना, इंचेज में नाप रहे हो, सेंटीमीटर्स में नाप रहे हो, फुट्स में नाप रहे हो, कैसे नाप रहे हो, तो बिस्वा उसने इकाई रखा, मानक इकाई है ना, स्टैंडर्ड इकाई कि 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा। वो भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ करी। पहले पैमाइश करेंगे, फिर टैक्स की दर निर्धारित करेंगे, रूप निर्धारित करेंगे, ये सब सेट सिस्टम बनाने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व का निर्धारण किया, है ना। ये क्वेश्चन की लाइन है ऐसी की ऐसी है। तो वास्तविक आय का मतलब पहले आपने पैमाइश करी है कि मेरे पास भूमि कितनी है, ठीक है, तो वो वास्तविक है, अंदाजे से नहीं किया है कि तो अच्छा तुम्हारे पास 100 बिस्वा है, अजी हुक्म आके तो देखो मेरे पास तो 5 बिस्वा ही नहीं है ना। तो ये है वास्तविक आय, लैंड कितनी है, फिर उस पर कितना आप उपजाओगे, उसको 50% दो। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब से भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन की पैमाइश, बस आप तो इस वर्ड को ढूंढो, आप तो और कहीं मत जाओ, पैमाइश, चाहे कोई सी भूमि हो, चाहे वो दोआब की हो चाहे नॉन दोआब हो, किससे लेंगे रेवेन्यू अपन, पैमाइश से, पैमाइश से किया जाएगा, है ना। ये दोनों ही क्वेश्चंस की लाइन है ऐसी की ऐसी, तो ये इसलिए ऐसा कैसा लिखा हुआ है। ये लाइन आपको बड़ी लग रही है कि दोआब से भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन की पैमाइश, आप तो पैमाइश से सब कुछ लिख जाओगे आप, ठीक है। तो ये था पैमाइश, पहला वर्ड तो मेजरमेंट। दूसरा अपन देखते हैं, अब मेजर तो आपने कर ली 10 बिस्वा, जैसे मेरे पास भाई मेजरमेंट की इकाई क्या, बिस्वा आ गई। अब दर क्या रहेगी, दर
है ना, रेट, जिसको अपन बोलते हैं रेट। अलाउद्दीन ने प्रति बिस्वा, है ना, क्योंकि बिस्वा पैमाइश की इकाई, प्रति बिस्वा उपज के कितना भाग, आधे भाग, है ना, आधे भाग, आधे का मतलब 1/2, है ना। तो नीचे टोटल आता है हमेशा, ऊपर उसका हिस्सा आता है, तो टोटल 2 हो गया, 2 में से 1 मतलब 50% उसने लैंड रेवेन्यू रखा। ये दिल्ली सल्तनत का मैक्सिमम था ये समय, मतलब अमूमन जैसे जो रेट रही है वो 30% रही है, 25 से 30%, है ना। तो ये अपन को जानना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कितनी हुई है, 50% थी। ठीक है, प्रति बिस्वा आधे 50% को राज्य के हिस्से या लगान खराज के रूप में निर्धारित किया, है ना। ये वर्ड आप ध्यान रखो, अभी जैसे टैक्सेशन अपन पढ़ेंगे तो खराज और खुम्स आएगा वहाँ पे। तो खराज क्या था, लैंड रेवेन्यू जो वसूला जाता था, प्रति बिस्वा 50% जो होता था उसको अपन क्या बोलते थे, खराज, भू लगान, ठीक है ना, लगान। ठीक है, अब फिर यहीं से देखो चालू हो जाएगा सिस्टम, जो अपन मॉडर्न यहाँ पढ़ते हैं ना, क्या परमानेंट सेटलमेंट 10/11 और 1/11, ठीक है, रेतवाड़ी, ये सारी चीज़ें इस खराज के ऊपर ही थी, सबकी नज़रें इस खराज के ऊपर ही थी, क्योंकि ये उस समय मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में लिया, तो चाहे 1/2 कह लो, चाहे 50% कह लो, चाहे 50% कह लो, चीज़ें एक ही हैं, चाहे आधा कह लो, ठीक है ना। मसाहत या मापन, ये मसाहत लिखा हुआ है ना, मसाहत, वो जो अभी अपन ने वर्ड पढ़ा था खुद मुकदमा, वो था महसूल, ये क्या है, मसाहत। तो पैमाइश का जो पर्शियन वर्ड है वो है मसाहत, मसाज नहीं है ये, मसाहत, मसाहत, हताहत भी नहीं है ना। तो ऐसे करके क्या मैंने दोनों वर्ड क्यों बोले, मसाज, हताहत, जिससे कि थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन जबान पे चढ़े, मसाहत, महसूल, है ना। हाँ, इलीगल, गैर कानूनी जो लेते थे रकम, है ना। मसाहत मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाए। एकीकृत दर का मतलब क्या है, ये ऑल इंक्लूसिव है, इसमें हर तरह का टैक्स आ गया। अभी जैसे गगन ने पूछा था सर दूधारू पशुओं पे कर, तो वो क्या होता है, जैसे जो भाई दूधारू पशु का मतलब क्या हो गया, आप उससे दूध ले रहे हो, फिर उसको किसी भी रूप में बेच रहे हो, चाहे काइंड के रूप में कैसे, तो इनकम हो रही थी आपको, तो उस अब आपको दूधारू पशु, जैसे 2 भैंस आपके पास है तो उन 2 भैंसों का कर देना पड़ेगा। क्योंकि खुद मुकदम होते क्या थे, ये अमीर व्यक्ति थे गाँव के, मतलब एफ्लुएंट, अमीर का मतलब वो मंत्री से नहीं, मतलब एफ्लुएंट व्यक्ति थे। तो पशु होते थे बड़े बड़े, इनके पास ऑर्चिड्स हुआ करते थे, क्योंकि खुद और मुकदम थे। खुद का तो मतलब क्या हो गया, मुखिया, और सॉरी खुद का मतलब जमींदार, और मुकदम मुखिया। आप लैंड ओनर्स चले आ रहे हो पहले समय से, तो प्रॉपर्टी बहुत थी, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आपके चाहे घर हैं, बड़े बड़े आपने फार्म हाउस कर रखे हैं, तो उस पर टैक्स लगेगा। दूधारू पशु आपके पास है, क्योंकि आपका वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो जहाँ से भी आपको इनकम हो रही है तो आपको उस पर आप टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स देते देखते वो इतने गरीब हो गए एक तरह से, वो बढ़ने का वो जीन परोस घोड़े, पान की गिलेरियाँ, और वो पत्ते वो मुसलमान का, वो उनकी उस नाम ऐसे, है ना। तो एकीकृत दर का इंटीग्रेटेड, ऑल इंक्लूसिव, इसके अलावा और कुछ आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक। एकीकृत दर से लगान वसूल किया। बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व के उपज को 1/3 में, बता देखो 33% दर से अधिक नहीं लिया था, है ना। देखो बलबन और इल्तुतमिश ने भी लिया, लेकिन उन्होंने पैमाइश के आधार पर नहीं लिया, ठीक है। अच्छा यार तुम्हारी इतनी लग रही है, तो तुम ऐसा करो, तो ये इतनी लग रही है ना, इसका 30% दे देना तुम। तो लिया उसने भी, लेकिन पैमाइश से नहीं लिया। तो पैमाइश, मसाहत या मापन के आधार पर करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का जो नयापन है ना, वो क्या है, पैमाइश के आधार पर, वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक। नापेंगे तुम्हारी भूमि, नापोगे सर किस इकाई से नापोगे, बिस्वा, अभी बढ़ा था मैंने बिस्वा, प्रति बिस्वा 50%, बिस्वा तो पैमाइश इकाई, और दर 50%, ऐसे, ठीक है। फिर तीसरा अपन पढ़ते हैं रूप, कि किस रूप में आप लोगे। राजस्व नकद और अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। नकद तो कैश एंड अनाज, इसको अपन बोलते हैं काइंड, कैश एंड काइंड दोनों में वसूल किया जाता था। वो राजस्व नकद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन खिलजी को अपने सिपाहियों को नकद वेतन देने में सुविधा हुई। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने अपनी सेना के सैनिकों को नकद वेतन दिया था। हाँ, पहले वस्तु के रूप में देता। बलबन वो व्यक्ति था जिसने पेंशन चालू करी थी, और अलाउद्दीन खिलजी वो था जिसने नकद वेतन देना चालू किया, ठीक है। कैश में सैलरी अलाउद्दीन खिलजी, क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है। नकद वेतन देने वाला वह सर, इस हटा दो, मतलब वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। नकद वेतन, सैलरी, है ना। तो नकद राजस्व और नकद वेतन दोनों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और नकद जैसे अगर रेवेन्यू भी आया ना, नकद रेवेन्यू सबसे पहले किसने वसूली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वसूली हो,
लिख लो आप उसमें ऊपर, जैसे ये लिखा हुआ ना रूप राजस्व नकद, तो नकद रूप में राजस्व वसूलने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी था पहला। सही में भाई, आज जैसे टैक्स जैसे देखो जो वर्ड है ना वो कंपेरेटिवली मतलब मॉडर्न टाइम्स की देन है। आज टैक्स अलग अलग तरीके से आता है, लैंड रेवेन्यू भी आती है, डायरेक्ट टैक्स भी है जैसे इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी है जैसे जीएसटी, पहले नहीं था। हाँ, रेवेन्यू का लैंड रेवेन्यू के रूप में यूज आता है, भूमि से संबंधित है, बस लैंड रेवेन्यू हो गया वो। मतलब रेवेन्यू वर्ड जो है ना वो केवल वो लैंड के संदर्भ में, भूमि से जो आय हो रही है, और अदर देन भूमि जो भी आय हो रही है वो सारा फिर टैक्सेशन का पार्ट है। कर प्रणाली अपन आगे पढ़ेंगे ना, आगे आएगा कर प्रणाली, उसमें सबसे पहले भू राजस्व आएगा, फिर अलग जैसे धर्म के आधार पर टैक्स देना पड़ा दीजिए, रेवेन्यू कैसे राजस्व, मतलब राजस्व को अभी भू राजस्व के रूप में समझो आप तो, कि भूमि, कोई व्यक्ति के पास भूमि है, उस पर वो खेती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मकान बना रखा है, कुछ भी है, उसने पशु वहाँ पाल रखे, तो वो जो उससे वसूलेंगे वो सारा भू राजस्व है। ठीक है, फिर तीसरा आता है, चौथा ना आपको ध्यान रखना है वो है राजस्व विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए राजस्व विभाग, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना, ये याद रखना है, नए राजस्व विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना करी। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज, तो दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था, लैंड रेवेन्यू से था, बाजारों से संबंधित नहीं है ये। ठीक है, बाजार में जैसे आपको मैंने पढ़ाया था तो सराय अदल अपन जैसे पढ़ा था कि मतलब न्याय का स्थान जैसे जो बाजार व्यवस्था से संबंधित है वो, और मुस्तखराज का संबंध इकोनॉमिक रिफॉर्म से है, मार्केट रिफॉर्म से नहीं है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्यों, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म से, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो हैं, तो इसको क्या ध्यान रखना है, मुस्तखराज। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, मुस्तखराज, मुस्तखराज में लास्ट वर्ड क्या है, खराज। ठीक है, तो ये खराज क्या था, क्या था खराज, अभी पढ़ा था अपन ने, लिखा हुआ था लगान ऊपर वाली लाइन के अंदर, भू राजस्व या लगान जो था उसको खराज बोलते थे, तो मुस्तखराज, इतना से याद रखो। तो क्वेश्चन आता है ये सीधा, दीवान मुस्तखराज का संबंध है, भिड़ते लिखा रहता है मार्केट रिफॉर्म्स, गड़बड़ हो गई, क्या है, फिर नीचे आता है भू राजस्व सुधार। समझ गए, ये चीज इसके अंदर है। तो देखो कोई ऐसा कलिष्ट नहीं है, बशर्ते आपने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा हो। पैमाइश, सबसे पहले तो पहला सा सकता ऐसा करने वाला, पैमाइश प्रति बिस्वा दे दिया आपने, दर 50% दे दी प्रति बिस्वा, काइंड कैश में भी दे दो और काइंड में भी दे दो, कैश में लेने वाला वो पहला था, कैश में क्यों लिया, क्योंकि नगद वेतन देना था, और फिर डिपार्टमेंट बना दिया दीवाने मुस्तखराज, है ना। दीवाने का तो मतलब होता है डिपार्टमेंट, दीवान ए, है ना, और फिर मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सारे देखो, बिस्वा इंपॉर्टेंट है, 50% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 50% क्यों इंपॉर्टेंट है प्रतिशत, क्योंकि उससे पहले 33% वसूला जाता था। ठीक है ना, तो ये 50% वसूलने वाले शासक आएंगे, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ऐसे समझ गए। और ये दीवान मुस्तखराज डिपार्टमेंट है। दीवान इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे जैसे है ना, इसके नीचे लिख लो दीवाने अर्ज, हाँ डिपार्टमेंट लिख लो, जैसे जो इंपॉर्टेंट जैसे आते हैं, जितने जानते हो उतने लिखते रहो। दीवाने अर्ज लिख लो, सेना और डैश करके लिख लो बलबन, दीवाने अर्ज, है ना। तो उससे क्या, जैसे अपन हालांकि टोटलिटी में पढ़ेंगे, अपन दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे पूरी, उसमें आएंगे चारों विभाग इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी इसका रिवीजन करते रहो, जो अपन जैसे पढ़ते जा रहे हैं उस संदर्भ में। ओके, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कर प्रणाली। जैसे अभी सुरेंद्र ने पूछा टैक्सेशन क्या है, ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा लैंड रेवेन्यू, एक बार इसकी रीडिंग लगा लो और कोई कंफ्यूजन है पूछो। और फिर यही चैप्टर जैसे अपन ये जो सारी चीज़ें, ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर आपको देखना है, तो कैसे देखेंगे मैं आपको बताऊंगा। रीडिंग लगाओ, नेक्स्ट देखते हैं टैक्सेशन 4th पॉइंट।